तूफानी हवाओं के साथ सटाप्ता नगर में भारी बारिश। सटाप्ता नगर के साथ ही खुजनेर नगर में भी भारी बारिश हुई। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे के बाद चली तूफानी हवाएं, साथ ही हुई जोरदार बारिश। नगर तरबतर हो गया। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मतलब पहले रोहनी में नहीं गिरा पानी, आपने देखा कि नहीं? पहले रोहनी जो फीट ले रबर के निकली, ऐसी तो रोहनी कभी निकली, तापमान की निकली। अच्छा, तो ये पानी फायदा करेगा कि नुकसान? नुकसान करेगा। अच्छा, सारा फूटा ध्यान थोड़ी हो जाए। हाँ, अभी तो यहाँ रोहनी 2-3 दिन बाद उठेगी। हाँ, लेकिन बाद ये लाई कहीं बोला है मरक हमीदिया चिकित्सक और गार्डों ने लौटाया गुम मोबाइल। शासकीय हमीदिया चिकित्सालय इन दिनों कोविड-19 का सेंटर बना हुआ है, जिसके तहत अस्पताल के अंदर अनावश्यक व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः निषेध है। अस्पताल के चिकित्सक और गार्डों ने एक महिला कोरोना मरीज का गुम हुआ मोबाइल तत्परता से ढूंढकर पेशेंट के हवाले किया। काबिले तारीफ है। ज्ञात हो कि श्रीमती रईसा बेगम को कोरोना पॉजिटिव होने पर सागर से हमीदिया अस्पताल भोपाल रेफर किया गया था, जहां अपना मोबाइल कहीं रखकर भूल गई थीं। देखते रहिए UBN 08। आरिफ खान, UBN 08 न्यूज कोविड-19 आप सभी का धन्यवाद करता है। हमीदिया हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ का धन्यवाद देता है। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये जो मोबाइल गुम गया था हमीदिया हॉस्पिटल से, जितने गार्ड्स और वार्ड बॉय हैं इन्होंने ढूंढकर यहाँ मोबाइल दिया है। ये मोबाइल नहीं, ये एक वायरस जो यहाँ पे कोविड-19 है उसके तहत ये लोग बेचारे काम कर रहे हैं। और ये योद्धा है, जिनको योद्धा कहा जाता है, वो ये लोग हैं। ये देखिए आप, इतने कोविड में ये लोग उसको ढूंढकर लेकर आए हैं हमीदिया हॉस्पिटल से, है ना। तो ये हॉस्पिटल की नहीं, ये इन लोगों की मेहनत है और आप लोग अपनी सपोर्ट करें। आज दिनांक 5 जून 2020 को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी सलामत अपने परिजनों से मिलने मोहल्ला फकीरबाड़ा में मस्जिद के पास खड़ा। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी उमा शंकर मुकाती हमराह स्टाफ के साथ रवाना होकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे। सलामत खड़ा हुआ था, पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपी सलामत को गिरफ्तार किया। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। श्रीमान, ये जो आज आरोपी को गिरफ्तार किया है सर, इसका क्या मामला है सर? सलामत को गिरफ्तार किया इसका? ये दिनांक 25/3/2019 को सानोपुर रिपोर्ट पर थाने पर मुकदमा कायम किया गया था। अपराध क्रमांक 199 294 323 506। इसके बाद इसमें धारा 307 बढ़ाई गई थी, जिसमें आरोपी सलामत पिता सलीम ये घटना दिनांक से ही फरार था। आज इसको गिरफ्तार किया गया है, जो रिमांड पर न्यायालय पेश किया जाएगा। बीनागंज में आज चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक निधि से जनरेटर की पूजा, मल्टीपैरा मशीन का निरीक्षण। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए UBN 08। चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने किया कुमराज कृषि उपज मंडी का दौरा, किसानों के हालचाल जाने। देखते रहिए UBN 08। अभी आपकी सिलाई की बंद हो गई क्या? नहीं, चालू है। चालू है सब काम। वो कह रहे बंद है। ये है जो आगे ना रिपेयर हो गया।
देखते रहिए UBN08 कुमराज के पास बटावदा में चना उपार्जन केंद्र पर भरा पानी, ट्रैक्टर फंसे। विगत दिनों प्रशासन को मीडिया द्वारा बताने के बावजूद भी प्रशासन ने खुले में पड़े रहने दिए चना। परिवहन न होने के कारण खुले में ही पड़े हुए चना तूफान बारिश के चलते बारिश की भेंट चढ़े। देखते रहिए UBN08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए UBN08। हिरन की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक घायल। चांचौड़ा तहसील के ग्राम खेजड़ा कला से चौपन कला के बीच में आ रहे गजेंद्र सिंह मीना सन ऑफ शिव नारायण मीना निवासी चौपन कला अपने सड़क से आ रहे थे, तभी अचानक खेतों में से हिरन दौड़ता आया मोटरसाइकिल से भिड़ा, जिसमें गजेंद्र घायल। बीनागंज स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद में गुना रेफर किया गया। देखते रहिए UBN08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। लॉकडाउन के चलते नगर में सतत अपनी सेवा दे रहे कोरोना योद्धाओं का तराना तिलभंडेश्वर के महंत प्रकाशानंद भारती सुप्रीम कोर्ट बाबा ने किया नगर के पत्रकार एवं पुलिस अधिकारियों का हार एवं तिलक लगाकर स्वागत सम्मान। कार्यक्रम में तराना के SDOP रविंद्र बोयत, थाना प्रभारी अशोक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जोशी, अशोक भक्त, नूतन गिरी गोस्वामी एवं पुलिस अधिकारियों का पुष्प वर्षा माला पहनाकर एवं तिलक लगाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के पश्चात स्वल्पहार की व्यवस्था महंत द्वारा की गई। देखते रहिए UBN08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मेरे नगर के अधिकारी जिले के थाना तहसील के इतनी मेहनत की कि थाना ने कोरोना को आने नहीं दिया, भगा दिया जी। और बड़ी मेहनत कर रहे हैं रात और दिन। उनकी सफलता के ओर से मैंने उनको भोलेनाथ की ओर से आशीर्वाद दिया। और नगर के अंदर है ना, अभी थोड़ी मास्क को लगाने के लिए थोड़ा टाइट रखें, यही मेरे निवेदन है। और सब अपने आप को अच्छे रहे। डॉक्टर, नर्स तमाम हैं, लोगों को मैं बधाई दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी सफाई हो जाएगा। संघर्ष में कुछ नहीं। तो अपना तिलभांडेश्वर के महंत द्वारा आपका सम्मान किया गया, क्या कुछ सम्मान किया गया है? तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर के सुप्रीम कोर्ट बाबा द्वारा हम जिलों का पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान किया। कोरोना में हमने जो लगातार ड्यूटी दी और हमने जो कोरोना के लिए जहाँ पे मेहनत की थी, उसको देखते हुए आज बाबा जी ने हमको यहाँ आशीर्वाद दिया है और हम बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहें। सर, देखा जा रहा है कि लगातार 2-3 महीने से लॉकडाउन, जब से आप लगातार मेहनत कर रहे थे और अभी तक तराना में एक भी कोई कोरोना की पुष्टि नहीं हुई थी, तो इसके बारे में आप तराना की जनता को आगे भी क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही देते हैं कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जितना अपने आप को वो लोगों से दूर रखेंगे, अपने चेहरे पे मास्क लगाएंगे और अनजान लोगों से मिलते जुलते टाइम जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही तराना सुरक्षित रहेगा। कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है उसकी हमें सूचना दें, हम उनका मेडिकल कराएंगे, क्योंकि अगर अब कोई भी खतरा है हमें तो बाहर से आने वालों से है। उनके जैसे रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, इनका मुँह छोड़ें और अभी इस समय ना तो किसी को बुलाएं ना कहीं पर जाएँ। अगर इसी तरह अगर 2-3 महीने लगातार इन लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वल्लभ भवन मंत्रालय के पास पौधारोपण किया। देखते रहिए UBN08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं मध्य प्रदेश की जनता से, सभी बहनों भाइयों से ये अपील करता हूं कि धरती को अगर बचाना है
तो हमको पर्यावरण बचाना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है और विशेषज्ञ बताते हैं कि 2050 तक ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अगर ये हालत रही तो ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और अनेकों प्राकृतिक आपदाओं का सामना दुनिया को करना पड़ेगा। इससे बचने का एकमात्र उपाय है हम वृक्ष लगाएं, हम पानी बचाएं, भूजल स्तर बढ़ाएं, नदियां स्वच्छ रखें और प्रकृति का शोषण ना करें, दोहन करें। शोषण का मतलब अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से लेके नदियों को प्रदूषित करना, कार्बन गैसों का उत्सर्जन करना। लेकिन दोहन का मतलब प्रकृति जितना सहन कर सके, जिसकी पूर्ति कर सके उतना प्रकृति से लें। और हम ये भी याद रखें कि मनुष्य का तो सवाल है ही है, लेकिन धरती केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, उनका भी इस पर हक है। इसलिए आने वाली पीढ़ियां और सभी प्रजातियों को बचाने के लिए हम पर्यावरण की रक्षा करें और साल में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाएं। सर, इस लॉकडाउन में सबसे प्रदूषण का स्तर बहुत कम। बीनागंज में आज नगर पालिका व पुलिस अमला द्वारा महामारी के चलते बिना मास्क वाहन चालक और दुकानदारों पर की कार्रवाई। नगर पालिका अमले द्वारा आज बीनागंज में सुबह से ही लोग बिना मास्क के अपने वाहनों पर सवार होकर निकल गए, जिसके चलते स्थानीय बस स्टैंड पर पुलिस बल और नगर पालिका ने बनाए चालान। देखते रहिए UBN 08। बीनागंज से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। बरसों से गंदी झोंपड़ियों में रहने को मजबूर, प्रशासन को नहीं था जानकारी। सैन परिवार विगत 15 वर्षों से जगह जगह रहा, उसको शासकीय जमीन के साथ रहने की भी छत नहीं, जिसके चलते पूरा परिवार परेशान, सड़कों पर रहने को मजबूर। कल हुई बारिश से पूरा बिस्तर, अपने कपड़े सारे गीले हो जाने के कारण परिवार रात भर पन्नी रखकर सिर पर बैठे रहे, मगर प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखते रहिए UBN 08। देखते रहिए UBN 08। बीनागंज में 9 तारीख को मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं की परीक्षाओं को लेकर शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल एक्सीलेंस बीनागंज में इन दिनों स्कूल में साफ सफाई धुलाई का कार्य चल रहा है। विद्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। प्राचार्य सज्जन सिंह राजपूत ने बताया कि विद्यालय में परीक्षा को लेकर विद्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है और बच्चों को जब परीक्षा होगी 1 घंटे पहले विद्यालय में प्रवेश होगा। थर्मल स्कैनिंग और मास्क लगाकर अनिवार्य है। परीक्षा में सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जाएगा। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। 9 तारीख से परीक्षा चालू हो रही है 12वीं की, तो इसको लेकर क्या व्यवस्था है आपके विद्यालय में? कहाँ का विद्यालय है आपका? ये विद्यालय एक्सीलेंस बीनागंज है। इसमें 9 तारीख की तैयारी के लिए पूरी बिल्डिंग को साफ सफाई कराई जा रही है, पूरी को पानी से धुलवाया जा रहा है और पूरी बिल्डिंग को धुलाई के बाद फिर सैनिटाइज किया जा रहा है। बच्चों को लेकर क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? पेपर के रोज बच्चों को 1 घंटे पहले आना है। सबसे पहले उनके लिए बाल्टी और साबुन, पानी की बाल्टी और साबुन रखा रहेगा। हाथ धोना है, प्रत्येक बच्चे को सैनिटाइज करना है और उनकी स्कैनिंग भी की जाना है। मास्क और प्रत्येक बच्चे को परीक्षा देने के उपरांत परीक्षा देने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उनके रोल नंबर सोशल डिस्टेंस के हिसाब से लगाए जा रहे हैं, ताकि एक बच्चे के दोनों बच्चों के बीच में 2 गज की दूरी बनी रहे। कितने रूम खोले जाएंगे बच्चों को? कितने बच्चे हैं? इसमें बच्चे लगभग 200-250 बच्चे हैं।
अच्छा, एक रूम में कितने बच्चे सम्मिलित होंगे? एक रूम में वैसे अपने 30 बच्चे बैठते थे पहले, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए 15-16 बच्चों के करीब। आज पर्यावरण दिवस है। हमारा भारत देश ही नहीं पूरा विश्व आज पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहा है। पर्यावरण अर्थात प्रकृति और वातावरण, जैसे हम प्रकृति को जननी भी कहते हैं, इसलिए कई जगह देवी मानकर पूजा भी की जाती है। अगर वातावरण सही रहे तो मनुष्य निरोग और स्वस्थ रहें। प्रकृति का असर मनुष्य जीवन पर सभी तरह का प्रभावशाली होता है। अगर हम पर्यावरण का नाश करेंगे तो हमारे पास समाज में भी नहीं बचेगा। पर्यावरण मनुष्य धरती के बीच सौहार्द की एक स्थिति संरक्षण है। हम किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं पर पर्यावरण को नहीं। हवा और पानी, जंगल, जानवरों को बचाने वाली योजनाएं दरअसल इंसान को बचाने की योजनाएं हैं। पर्यावरण के कारण यह धरती टिकी हुई है। कई वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं पर्यावरण ही धरती का संतुलन बनाए रखता है। जिस दिन पर्यावरण संतुलन बिगाड़ेगा, देश दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। देखते रहिए UBN 08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्व पर्यावरण के दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, पौधा लगाना। आप पौधा लगाइए और खुशहाली पाइए। जहाँ हरियाली होती है वहीं खुशहाली मिलती है। सर जी, अभी कुछ समय से वन परिक्षेत्र डोंडी लोहारा एक मिसाल कायम की है क्षेत्र में, उस मिसाल के बारे में। डोंडी लोहारा परिक्षेत्र बहुत पुराना परिक्षेत्र है। आप लोग को अवगत होगा कि यहाँ हमारा वन परिक्षेत्र डोंडी लोहारा एक समय में एक बहुत बड़ा परिक्षेत्र हुआ करता था। डोंडी, दल्ली, राजहरा एक ही परिक्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर बहुतायत मात्रा में महुआ, अचार और इमली, लघु उपज काफ़ी मात्रा में है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस पर ध्यान दिए हैं, माननीय वन मंत्री महोदय ने भी, और हमारा वर्तमान में वन मंडलाधिकारी महोदय है, उनके द्वारा लॉकडाउन के समय में भी गांव-गांव में जाकर लघु उपज को खरीदी के लिए उनके द्वारा काफ़ी समझाई दिया गया। और हमारा लोहारा परिक्षेत्र की जो टीम है बहुत ही मजबूत टीम है मेरी, और ये गांव-गांव में जाके उनका माननीय DFO महोदय के कंधे से कंधे मिलाकर चले हैं और लॉकडाउन की स्थिति में उनके आय के अतिरिक्त आय के साधन में वृद्धि करने के लिए कंधे से कंधे मिला के चले हैं। इसी कारण जो है आज हमारे मंसूबा में पलाश का फूल जो जीरो से तैयार करके हम लोग ने 3.5 लाख का पलाश का फूल विक्रय किए हैं, जरोटा विक्रय किए हैं। इमली जो रिकॉर्ड तोड़ हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड तोड़ इमली का उत्पादन हुआ है, पहले जो 1 क्विंटल भी नहीं होता था, आज 20 क्विंटल इमली का उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार बेलगुदा, मतलब जो लघु उपज हमारे जंगल में पर्याप्त मात्रा में है, पहले से पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन आज उसका संग्रहण करके हमारे आदिवासी भाई लोगों के जो सबसे निचले स्तर में जो रहते हैं उनके जो है आय के अतिरिक्त साधन में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए। डोंडी लोहारा नगर पंचायत का दुर्भाग्य, वकीलों का बार रूम नहीं बन सका आज तक। बालोद जिला के डोंडी लोहारा न्यायालय में सबको न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाले वकीलों का ही बैठने का ठिकाना नहीं। सोचो क्या होता होगा। करीब 117 पंचायत डोंडी लोहारा ब्लॉक में आते हैं। हजारों लोगों को रोज तहसील कार्यालय आना पड़ता है। यहाँ वकीलों का जो बार रूम है वह लगभग 8 साल से अधूरा है। नगर पंचायत को आज तक नहीं पता कि आखिरकार बार रूम का निर्माण क्यों रुका है। इस विषय में जानकारी नहीं होना डोंडी लोहारा के लिए दुर्भाग्यजनक है। आखिरकार नगरीय प्रशासन क्या वकीलों को बैठने के लिए जगह उपलब्ध नहीं कराना चाहता? देखते रहिए UBN 08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए आपको ले चलते हैं एक मुलाकात वकीलों से। देखते रहिए UBN 08। राम अवतार शर्मा, सीनियर एडवोकेट बालोद। सर, ये आपके पीछे जो खंडर है ये रहा है, वो आखिरकार है क्या? ये बार रूम के लिए डोनेशन वो मिला था
अपने राज्यसभा सांसद जो थे अपने मोतीलाल जी वोरा, उनसे 5 लाख रुपए का मिला था निर्माण कार्य के लिए। सो अभी तक के नहीं हुआ। इसमें लेटरिन बाथरूम वगैरह नहीं था, उसके लिए अलग से फिर नक्शा में जुड़वाए थे पीछे की तरफ बनाने के लिए। उसके बाद भी कोई काम आज तक के नहीं हुआ। ये सर कब से है? ये तो 10 साल करीब हो गया होगा अभी। आपको क्या लगता है कि इसमें निर्माण ये आखिरकार क्यों नहीं हो रहा? अब कहते हैं कि फंड नहीं है करके, पता नहीं क्या किया। फिर फंड नहीं है करके आज तक के काम रुका हुआ है। 1-2 बार कोशिश की चालू करने का, फिर वो जैसे तैसे फिर पड़ा रह गया। क्या आपको लगता है जो बाढ़ का जो बिल्डिंग बन रहा है विगत 5-6 साल से ऐसी पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ अधिवक्ताओं का बैठने का व्यवस्था नहीं है। अधिवक्ता जहाँ बैठते हैं वहीं पर पक्षकार भी आकर बैठ जाते हैं, जिससे हम लोग को काफ़ी दिक्कतें होती काम करने में। यदि ये बन जाएगा तो हमारा भी काम सुचारू से संचालन होगा एवं क्लाइंट को भी बैठने की सुविधा होगी। तो मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि इस भवन को बनाने की माती कृपा करें। सुनील कुमार जैन, व्यवहार न्यायालय डंडी लोहारा एवं बालोद। सर ये घर नदी आखिरकार क्यों रुका? जो बाढ़ है एक्चुअल में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद जो मोतीलाल जी वोरा हैं, उनके फंड से आया था 5 लाख रुपए। तत्कालीन जो भी ठेकेदार थे उन्होंने बनाया था। उसके बाद जैसे इसमें लेटरिन बाथरूम उसे पूरा किए जाने के लिए कुछ समय के लिए रुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि जो नगरीय निकाय और स्थानीय प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रही है। अभी डंडी लोहारा में लगभग 1 करोड़ रुपए का टेंडर आया है और पिछले टेंडर के हिसाब से सड़कें भी बन रही हैं। जहां जनप्रतिनिधियों को कमीशन नहीं मिलता उन कामों को वो अटका देते हैं, नहीं तो अभी तक बन जाना चाहिए था। ये जो खंडहर नुमा जो भवन दिख रहा है एक्चुअल में ये अधिवक्ताओं को ऊपर जो जहाँ पे तहसील ऑफिस लगती है उस द्वार पर अधिवक्ताओं को बैठने के स्थान है, जिससे आम पब्लिक को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को जाने आने में सुविधा होती है। इस संबंध में विभिन्न समयों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारा एक सम्मेलन होता है अधिवक्ताओं और राजस्व अधिकारियों का, जिसमें हम अनेक बार ये बातें उठा चुके हैं कि ये जल्दी इसको पूरा करवाइए सर। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये खंडहर अधिवक्ताओं का बार कहीं स्मारक के तौर पर ही याद किया जाएगा, ऐसा लग रहा है। आज क्षेत्रीय सांसद KP यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में देश ने उपलब्धियां हासिल की। गौरवशाली कार्यकाल का 1 वर्ष, 370 के कलंक से मुक्ति, मुस्लिम महिलाओं को मिली शोषणता से मुक्ति, नागरिकता संशोधन कानून, ज़्यादा ताकत से होगा आतंक पर प्रहार, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू, कोरोना संकट काल में भी सबके कल्याण की चिंता, आत्मनिर्भर भारत अभियान, विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ा भारत। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। के बारे में काम चल रहा है। करीब 18 से 20 डैम हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से मांग की थी, जो प्रपोजल गए हैं और मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्द उनके प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। जिस क्षेत्र में रहते हैं मैं और आप, चाहे कोई किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, फिर भी हम एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहें। ये हमारे यहाँ की, और मैं कहूँ हमारे संस्कार, ऐसे हमारे क्षेत्र के संस्कार कह लो या हमारे देश के संस्कार कह लो या हमारे पूर्वजों से जो हमें संस्कार मिले हैं वो कह लो। हम हमेशा से एक दूसरे के साथ रहें, हमेशा से सभी ने एक दूसरे की भावनाओं की कद्र की है। कभी यहाँ पर बहुत ही तीखी टिप्पणियाँ एक दूसरे के ऊपर नहीं की गई हैं, और चूंकि आज हम सभी एक ही परिवार में, भारतीय जनता पार्टी परिवार में हैं, तो हम सब मिलजुल कर बिल्कुल, क्योंकि गुना, शिवपुरी, अशोकनगर तीनों जगह केंद्रीय विद्यालय तो हैं, पर हम चाहते थे कि विधानसभा लेवल पे और जो है केंद्रीय विद्यालय आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल सके। मैंने केंद्र से भी मांग की थी, लेकिन ये स्टेट का विषय होता है। केंद्र ने स्टेट को भी लिखा था जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, पर उस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया गया था।
पर मुझे भरोसा है कि अशोकनगर और शिवपुरी और गुना तीनों में से अगर तीनों जगह नहीं तो कम से कम 2 जगह तो हमें ज़रूर एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाएगा। और बहुत अच्छे से कार्य चल रहा है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, प्रदेश कार्यकारिणी भी बनेगी, निगम मंडल भी बनेंगे, सब कुछ होगा। राज्यसभा का चुनाव आ गया है, अभी तो उस पर फोकस कर रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव बहुत जल्द है, वो हो जाए, सारी चीज़ें होंगी और अपने समय पे होती हैं सारी चीज़ें। माननीय कमलनाथ जी का बहुत सकारात्मक रुख नहीं दिखा मुझे और इसी आधार पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे विश्वास है कि अब हम अपने मेडिकल कॉलेज दोबारा से यहाँ ला पाए। माननीय हमारे पूर्व सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मेरा सिर्फ राजनीतिक जुड़ाव नहीं था, मैं बचपन से ही उनसे जुड़ा रहा हूँ, तब राजनीति की समझ भी नहीं थी, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आएगी। हम एक परिवार में हैं और सब मिलजुल कर काम करेंगे और मैं आप सबके सामने भी कह रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अभी भी मैं जिस पार्टी में हूँ वो पहले मैं जिस पार्टी में था, कभी भी किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को मैंने कभी दुख नहीं पहुंचाया है, कभी कोई ऐसी बात नहीं कही है कि सामने वाले को कोई कष्ट हो। मैं हमेशा जोड़ने में विश्वास करता हूं, तोड़ने में भरोसा नहीं रखता हूं। मेरी तरफ से अभी भी और आगे भी आपको ऐसी कोई बात नहीं दिखेगी कभी भी कि जिससे कि कहीं कोई दिक्कत आए। हाँ, इस जब से उन्होंने ज्वाइन की है या जब से हमारे जो पूर्व विधायक हैं जिन्होंने अपनी विधानसभा से त्यागपत्र देकर और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनके साथ काम करने का अभी मुझे मौका नहीं मिला है, क्योंकि अभी जो महामारी चल रही है कोरोना की, हम सब लोग उसी में लगे हुए हैं और पार्टी जैसा जो दायित्व देती है उसको हम निर्वहन करते हैं। तो जब पार्टी चाहेगी, जैसे प्रोग्राम बन के आएंगे, हम वैसे काम करेंगे। वैसे आज प्रदेश व्यापी तराना पुलिस ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 माह बाद पुजारी हत्याकांड का खुलासा। नाबालिग ने अपराध कबूला, मोबाइल ने खोला राज। ठीक 1 माह बाद पुलिस को मिली सफलता। 5 मई को तराना के हनुमान टेकरी के समीप सुरेंद्र त्रिवेदी की रक्त रंजन लाश मिली थी। बार बार पुजारी और नाबालिग की फोन पर बातें हुई। पुलिस को नाबालिग ने बताया कि पुजारी ने मुझे अकेले में टेकरी पर बुलाया, मोबाइल में कुछ वीडियो दिखाए एवं गले में हाथ डालकर हरकत करने लगा। मुझे लगा यह ठीक नहीं, धक्का दिया तो खून निकलने लगा एवं बेहोश होने लगे, तो मैंने सोचा पुलिस में पुजारी रिपोर्ट लिखा देगा, इसलिए पत्थर से सर पर वार किए जिससे पुजारी की मौत हो गई। किसी को शक नहीं हो, इसके चलते पुजारी के अंतिम संस्कार में भी नाबालिग शामिल हुआ एवं इस दौरान गांव में ही रहा। देखते रहिए UBN 08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। उसका आज खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 5 मई 2020 को तराना के बगल में स्थित हनुमान टेकरी पे एक रक्त रंजित लाश मिली थी। मृतक की पहचान सुरेंद्र त्रिवेदी के रूप में हुई थी, जो कि यहाँ लोकल कस्बे में झाड़ फूक का काम करते थे, साथ में ताबीज़ बांधने का काम करते थे। जिस बात को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में निरंतर इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई की गई और SDOP तराना और थाना प्रभारी तराना और साइबर सेल की टीम द्वारा कंटिन्यू निरंतर इस कड़ी में जितने भी लोग आए उनसे सबसे बारीकी से पूछताछ की गई। तो आज दिनांक को इस केस में एक खुलासा किया गया, जो कि मृतक सुरेंद्र की पहचान यहाँ तराना कस्बे के एक अपचारी बालक से थी और पिछले 8-7 महीने से ये लोग निरंतर संपर्क में थे और इनकी बातचीत होती रहती थी। घटना वाले दिनांक को भी मृतक द्वारा इस लड़के को हनुमान टेकरी पर बुलाया गया और वहाँ पर बैठ करके इनकी बातचीत होती रही और साथ में ही मोबाइल में ये फ़ोटो और वीडियो देखने दिखाने की बात चलती रही। उतनी देर में मृतक के द्वारा जो ये अपचारी बालक है उसके साथ में कुछ पकड़ मतलब गलत नियत से इसको पकड़ा गया और जो कि अपचारी बालक को असहज महसूस हुआ। इस असहजता के चलते बालक ने
उनके सिर पे एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने से वो गिर गए। गिरने से उनके सिर में चोट आई और खून निकलने लगा। जैसे ही वो गिर करके सीधे हुए तो लड़के को लगा कि इनके सिर से खून निकल रहा है और ये थाने में जा कर के मेरी रिपोर्ट करके मुझे जेल भिजवा सकते हैं। उसको देखते हुए लड़के ने तत्काल पास में रखे हुए पत्थर को उठाया और उनके सिर पे 2-3 वार कर, जिससे कि उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। उसके बाद में बालक ने उनके जेब से मोबाइल निकाल करके घटनास्थल से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर झाड़ियों में उसे फेंक दिया। पुलिस द्वारा वो मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है और उससे भी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। कुल मिलाकर के घटना तात्कालिक परिस्थिति में बनी है और घटना में शामिल एक मृतक एक अपचारी बालक है और तात्कालिक परिस्थिति में मर्डर हुआ था, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया। सर बालक निवासी कहाँ का है और उम्र कितनी? अपचारी बालक निवासी तराना का है और उसकी उम्र 17 साल 10 माह का है। बालेंदु शुक्ला के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बोले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपने निवास पर दिलाएंगे कांग्रेस की सदस्यता। बालेंदु ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जाने माने नेता हैं। पीसी शर्मा ने कहा, देखते रहिए UBN 08। और यही वजह है जो बार बार हम क्लेम करते हैं कि 24 सीटें कांग्रेस जीतेगी। सर निसर्ग तूफान की वजह से गेहूं जो पड़ा था पूरा शामिल हो रहा है 12 बजे कमलनाथ जी के निवास पर। निश्चित तौर पर बालेंदु शुक्ला जी जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के एक जाने माने नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, कांग्रेस के में थे, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे इस जमाने में। और मैं समझता हूँ कि जो भी लोग जिन्होंने किन्हीं कारणवश कांग्रेस पार्टी जिनने छोड़ दी थी वो पुनः शामिल हो रहे हैं। जैसे पहले प्रेमचंद गुड्डू हुए जो मालवा क्षेत्र से थे, अब ये चंबल ग्वालियर क्षेत्र से बालेंदु शुक्ला जी कांग्रेस में आ रहे हैं। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है काफ़ी ब्राह्मण वोटर भी हैं वहाँ। बालेंदु शुक्ला जी के आने से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इसमें। और किसी ज़माने में सिंधिया परिवार के भी क्लोज रहे हैं, इसलिए आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व में उन्होंने आस्था जताई। आज कांग्रेस ज्वाइन करेगी, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर बीजेपी के कौन कमलनाथ जी ने इस बात की मांग की है और कहा है कि इसकी व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार। ये मालूम था, पहले से चेतावनी थी सर या तूफान आने वाला है, पानी आएगा, हवा आएगी, लेकिन उस 2 लाख टन के करीब की कीमत का ये नुकसान हो गया है। और कहीं न कहीं ये आम जनता का वो है, अगर इसका पैसा भुगतान कर दिया है तो आम लोगों का है। और इससे PDS जो लोगों को राशन मिलता है गरीब को, उसमें दिक्कत आएगी। दूसरा, अगर भुगतान नहीं किया है तो उनको परेशान करेगा प्रशासन। और ये भी मांग है हमारी, आज भी मुख्यमंत्री जी का ये आया है स्टेटमेंट कि भुगतान पूरा किया जाएगा। मतलब भुगतान नहीं किया जा रहा है, 2-2 महीने तक गेहूं तुलने के बाद उसका भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही लंबी लाइन आज भी लगी हुई है। कमलनाथ जी ने कहा है, उसका हम लोग सब समर्थन करते हैं कि जितना भी बचा हुआ अनाज है, चाहे वो गेहूं हो या चना, वो पूरा का पूरा खरीदा जाना चाहिए और तुरंत उसका भुगतान सरकार को करना चाहिए। ये 2-1 चीज़ मैं बोल दूँ, भोपाल में 58 केसेस आ गए, उसकी बात ही करना कर दी। लोगों पे उन्हीं पे छोड़ दिया कि भैया अपना खुद देखो, खुद बचो और दूसरों को बचाओ। क्योंकि कोटरा में जहाँ अभी तक केसेस नहीं थे वहाँ आ गए हैं और ऐशबाग में बढ़ गए हैं और भी जगह पे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से, मैं ऐसा लगता है कि कोरोना से ध्यान हटा दिया है। उन लोगों की जो मदद करना थी गरीबों की, वो मदद नहीं मिल रही है। राशन दुकानों पे है नहीं, राशन सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में किसी राशन की दुकान पे राशन नहीं है। और जो परिस्थितियाँ चल रही है इसमें लोगों को काम मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। युवा आयोग ने जो कहा है कि 15 से 17 लाख लोग, जबकि अधूरा है अभी सर्वे, उसमें ये आ रहा है कि इतने लोग बेरोजगार हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए, कंस्ट्रक्शन काम चल नहीं रहे। लेकिन सरकार उन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है कि लोगों के अकाउंट में पैसा डाले जाए। संबल योजना जिसमें पैसे डाले जाते हैं, उसमें जो बाहर से आएगा
जो प्रवासी मजदूर जो गया था, भोपाल से कहाँ जाएंगे भाई, भोपाल से 10-20 लोग हैं, पर जो संबल योजना में जो मजदूर हैं उनको उनके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, वो सरकार नहीं कर रही।